सो यस पीपल, हाउ यू ऑल। दोस्तों सीएमए फाइनल का आज अपन लोग नया टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज योर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। जितने भी बच्चों की रिक्वेस्ट है ना कि सर टेक्निकल टॉपिक सबसे पहले कराओ, लाइक इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंट्स ऑडिट, हियर वी आर विद अनदर रिवीजन सेशन दैट इज योर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। कोशिश करूंगा कम से कम समय में तुमको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दूं। टोटल सेक्शन कितने आते हैं? सेक्शन नंबर 230 से लेके सेक्शन नंबर 240। इसमें आपको सिर्फ तीन सेक्शन बहुत अच्छे से समझने, सेक्शन 230, सेक्शन नंबर 232 एंड देन गाइस सेक्शन नंबर 235 एंड 236। अगर ये सेक्शन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए, इसके बारे अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीएमए फाइनल के लिए बात करूं तो आपके सिलेबस में सेक्शन नंबर 239 नहीं है, सेक्शन नंबर 240 नहीं है। तो मैं इस वाले सेक्शन के बारे में सिर्फ आपको एक छोटी सी हवा दूंगा, हवा देना मतलब आइडियली बता दूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, भले ही सिलेबस में नहीं है। चलो, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। सर कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या और सर अमलगमेशन मतलब क्या? देखो, अरेंज और अरेंजमेंट मतलब क्या, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, एकदम पहले जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे लिए लड़की देखना शुरू किए थे शादी के लिए, तो मेरे अंदर ऐसा था कि भाई साहब ये भी क्वालिटी होना, वो भी क्वालिटी होना, वो भी क्वालिटी होना, वो भी क्वालिटी होना। लेकिन क्या आप बताओ सर्वगुण संपन्न तुमको मिलेगी? मेरे केस में मेरे को मिल गई, क्या आपको मिलेगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मतलब वॉट यू आर इंटाइटल फॉर। सपोज एज अ क्रेडिटर मैं आपकी कंपनी से 10 लाख रुपए लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको गुड सेल किए, बट आपकी कंपनी की उतनी पोजीशन ही नहीं कि वो मेरे को 10 लाख रुपए देवे। वो बोलते 8 लाख ले लो, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, नहीं लोगे तो केस फाइल करो, देखते बैठेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है यार चल कॉम्प्रोमाइज कर ले, है ना, चीज़ों को सेटल कर ले। तो दैट इज कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किस किस के साथ में होता है? तो कॉम्प्रोमाइज हमारे कंपनी के क्रेडिटर के साथ में भी हो सकता है, या हमारे कंपनी के मेंबर के साथ में भी हो सकता है। सर मेंबर के साथ में क्यों? क्योंकि जब आप सेक्शन नंबर पढ़ोगे, कौन सा, 66, दैट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। आप लोगों ने 10 रुपए दे दिए पूरे शेयर के, मैं बोलता हूँ आपने तो सिर्फ 6 रुपए दिए, क्यों? 4 रुपए को मैंने डिलीट कर दिया, आपको 4 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो डोंट यू थिंक एज अ मेंबर आपके राइट अफेक्ट हो रहे या नहीं? बिल्कुल हो रहे। सर बायबैक ऑफ शेयर हो गया, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, आप 10% इलिजिबल थे काय के लिए? एज अ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मैं आपको बोलूंगा आज के बाद मैं सिर्फ 9% दूंगा, 10% देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अगर आप इलिजिबल हो 100 रुपए के लिए और मैं आपको सिर्फ 80 रुपए दे रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। एंड व्हाट इज अरेंजमेंट? अच्छा चलो मैं तुमको 100 रुपए कैश में नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको 100 रुपए की कोई दूसरी चीज दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मान के चलो कुछ भी मैंने लेके दे दिया, दैट इज अरेंजमेंट रादर देन कॉम्प्रोमाइजिंग। आई एम गिविंग यू समथिंग बट वॉट यू वॉन्ट वो नहीं दे रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। और सर अमलगमेशन, पहले लड़की देखे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, फिर क्या हुआ, अरेंजमेंट मतलब एंगेजमेंट, उसके बाद में शादी, इज अमलगमेशन। तब जब दो कंपनी एक साथ में मर्ज हो जाती है, या डाइवोर्स वाला से एक कंपनी डीमर्ज हो जाती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अमलगमेशन एंड डीमर्जर। समझ में आएगा? यस और नो? यस। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि सर सुनो ना, अगर हमारे कंपनी में कॉम्प्रोमाइज करना है, तो कॉम्प्रोमाइज अगर आपको करना है तो देखो कौन कौन जा सकता है एप्लीकेशन लेके एनसीएलटी के पास, जो अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी। कौन कौन जा सकता है? कंपनी खुद भी जा सकती है कॉम्प्रोमाइज लेकर, मेंबर भी जा सकता है, क्रेडिटर भी जा सकता है, लिक्विडेटर क्यों? लिक्विडेटर क्यों जाएगा? क्योंकि सोचो आप, अगर मान के चलो आपकी कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप में चली गई है। जब वाइंडिंग अप में गई, क्यों गई? क्योंकि आपके कंपनी की लाइबिलिटी आपके एसेट से ज्यादा हो गई ना। आपके एसेट है मान के चलो 100 करोड़ के, और आपकी लाइबिलिटी कितनी है, मानो 200 करोड़ की। अब मुझे बताओ क्या सारे के सारे क्रेडिटर को पूरा पैसा मिलेगा? अगर पूरा पैसा मिलता तो मैं इंस्टॉलमेंट ही नहीं होता। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर आपकी क्रेडिटर को भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा, आधा, है ना? तो ऐसे केस में आप एप्लीकेशन लेकर चल जाओ कहाँ पर, एनसीएलटी के पास। तो जब हम एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेके जाएंगे, एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी बुलाएगा गई जनरल मीटिंग। क्या बुलाएगा? जनरल मीटिंग, मेंबर का और क्रेडिटर का। वहां पर वो क्या कराएंगे, अप्रूवल हो जाएगा कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है। ये बात आप किसको दे दो, एनसीएलटी को बता दो, और एनसीएलटी आपकी स्कीम को कर देगा सैंक्शन। और जैसे एनसीएलटी ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया, आपको ये बात किसको बतानी, आरओसी को। इस 4 स्टेज में डिवाइड है। सबसे पहले क्या बोला है, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन ले जाओ। इस बार मीटिंग कौन बुला रहा है गाइस, क्लास मीटिंग नहीं तो जनरल मीटिंग, कौन बुला रहा है, एनसीएलटी। वहां पर जो अप्रूवल हो गया, रिजोल्यूशन पास हो गया, इसको किसके पास फाइल कर दो, एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर क्रेडिटर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर बाद में ये
सैंक्शन ऑर्डर आएगा जो आपको आरओसी को देना है। बस इसी चीज को आप थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जब आप एनसीएलटी के पास जाते हो क्या लेकर, एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, आप क्या क्या बताओगे? एक तो मटेरियल फैक्ट कि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट है ना, इसके अलावा आपकी कंपनी के अगेंस्ट में कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो पेंडिंग नहीं है, लिटिगेशन वगैरह। इसके अलावा गाइस अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है तो वो भी आपको अलग से बताना पड़ेगा, या फिर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है। कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लिया लोन, अब आप पैसा दे नहीं सकते, इसलिए आप बैंक को बोलते हैं हमारी कंपनी के शेयर ले लो, तो दिस इज डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। और अगर 75% सिक्योर क्रेडिटर एग्री कर जाते हैं तो आप किधर चल जाओ? एनसीएलटी। अब एनसीएलटी क्या बुलाएगा? जनरल मीटिंग। लेकिन जनरल मीटिंग बुलाने के पहले वो नोटिस देगा ना, क्योंकि आप जनरल मीटिंग कौन बुला रहा है? एनसीएलटी। तो वो नोटिस देगा न्यूज़पेपर में, इंग्लिश, और तुम्हारे कौन से न्यूज़पेपर में? इंग्लिश न्यूज़पेपर प्लस साथ में तुम्हारे वर्नाक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। इसके अलावा आपकी कंपनी के क्रेडिटर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर और कंपनी के वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है। और अगर कंपनी किसी सेक्टरल रेगुलेटर के अंदर आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है जियो, अब जियो का बिजनेस कौन सा है? टेलीकॉम, तो हमारी सेक्टरल रेगुलेटर कौन है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको उनको भी नोटिस देना पड़ेगा। और इनके पास क्या है गाइस? 30 डेज का टाइम मिलता है कि अगर इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो ये भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि सर इनको सिर्फ नोटिस देके फायदा है? नोटिस में कुछ बातें बतानी पड़ेगी, कुछ बातें बताओ क्या। तो क्या स्कीम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का? वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारी कैसी, मतलब वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपनी की। इसके अलावा ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट होने वाला है कंपनी के क्रेडिटर, केएमपी, डायरेक्टर, मेंबर, डिबेंचर होल्डर के ऊपर, एंड अदर डिटेल्स। अब इसके बाद में क्या होगा? मीटिंग बुलाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बेटा जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा दो, 7 स्टार तो मिनिमम लगा ही दो, है ना। जैसे ही जनरल मीटिंग आएगी, अब ये जनरल मीटिंग किसके हिसाब से चलेगी? एनसीएलटी। तो एनसीएलटी क्या बोलता है? एक तो जनरल मीटिंग अगर मेंबर के साथ में आप क्या कर रहे हो? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, या फिर क्लास मीटिंग अगर आप कॉम्प्रोमाइज किसके साथ में कर रहे हो? क्रेडिटर लोगों के साथ में। सर क्रेडिटर के साथ में मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर 90% क्रेडिटर कंसेंट दे दे, 90% क्रेडिटर कंसेंट देके हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए रेडी हैं, तो फिर तो जनरल मीटिंग बुलाना भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये डिसीजन कौन पास करेगा? एनसीएलटी, ठीक है। अब सर मीटिंग में होगा अप्रूवल, कैसे अप्रूवल होगा? मेजोरिटी इन नंबर होल्डिंग 3/4 ऑफ वैल्यू, मतलब सपोज मेरे कंपनी के अंदर 1000 शेयर होल्डर है, इसमें से मीटिंग अटेंड किए कितने? 500 लोगों ने मीटिंग अटेंड की है ना। और उसके अंदर मान के चलो कैपिटल कितना है इनके पास? इनके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल है। तो बोलने का मतलब क्या है? जितने मेंबर है वो मत देखो कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया और कितने लोगों ने वोट किया। 500 लोगों ने मीटिंग अटेंड किया, 500 लोगों ने वोट किया, तो इसमें से कम 251 लोग, मेजोरिटी इन नंबर, होल्डिंग हाउ मेनी? 75, 3/4 ऑफ वैल्यू मतलब 75%। तो यहाँ पर 3/4 ऑफ वैल्यू का, सॉरी इधर 7.5 लाख रुपीज का क्या होना चाहिए? कम से कम 251 लोग हाँ बोले जिनके पास कैपिटल कम से कम कितना है? 7.5 लाख का। अगर वो एग्री कर जाते हैं तो बेटा आपका स्कीम जो है वो जनरल मीटिंग में या क्लास मीटिंग में अप्रूव हो गया। इसको आप लेके चल जाओ किसके पास? एनसीएलटी के पास। और जैसे ही एनसीएलटी के पास लेके चले गए, एनसीएलटी आपका क्या करेगा? सैंक्शन करेगा। बट एनसीएलटी कुछ दिन रुकेगा, क्यों? अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, देखो ना यार 75% वैल्यू वाले लोग एग्री किए, 25% वाले तो नहीं किए ना। तो अगर किसी के पास 10% प्लस वैल्यू होगा किसका? इन केस ऑफ शेयर, और 10%, 5% या ज़्यादा वैल्यू का क्या है? डेप्ट है, ऐसा क्रेडिटर ऑब्जेक्शन ले सकता है कितने दिन के अंदर? 30 डेज। और अगर मानो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो एनसीएलटी क्या करेगा? अप्रूव करेगा, स्कीम सैंक्शन करेगा। और जैसे ही स्कीम सैंक्शन कर दिया बेटा, ये आपको किसको फाइल कर देना? आरओसी के साथ में विद इन 30 डेज आपको फाइल कर देना है। बताओ क्या ये बात समझ में आई? हाँ। आरओसी के साथ में जब फाइल करोगे ना, तो इस ऑर्डर में, सैंक्शन ऑर्डर में क्या क्या लिखा हो सकता है? ये भी लिखा हो सकता है कि जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है इनको क्या दे दो? एग्जिट अपॉर्चुनिटी, इनको कंपनी से बाहर निकालो। प्रोसीड बिफोर बीआईएफआर अबेट, मतलब अगर आपका कोई जो ये है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसी और अथॉरिटी के सामने पड़ा होगा ना, तो वो वहां से कैंसिल करो, क्योंकि अब हमारा ऑर्डर आ चुका है, एक ही चीज पे मल्टीपल जजमेंट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट अंडर सेक्शन 48, अगर वहां पे किया है तो फिर वो सही है, या फिर आपने इधर किया है तो ये भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने क्या वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट किया हुआ है, प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर हुआ है या नहीं हुआ है, और क्या बोल सकता है? कन्वर्जन ऑफ प्रिफरेंस शेयर इनटू इक्विटी, कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये ऑर्डर सैंक्शन करने के पहले ये देखेगा कि इनके पास एक ऑडिटर का क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके अंदर ये लिखा है कि हमने सेक्शन नंबर 133 का क्या किया हुआ है? कंप्लायंस किया, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह को हम लोगों ने फॉलो किया है। गाइस बताओ क्या पूरा स्कीम समझ में आया? जल्दी बताओ एक बार मेरे को।
यस और नो? यस, क्या बोल रहा है स्कीम के अंदर? सबसे पहले तो आप तीन बातें बताओ, मटेरियल फैक्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है या नहीं, या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम होगा तो 75 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। फिर ये लोग क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे सब लोगों को और उसके अंदर क्या क्या डिटेल देंगे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की। जैसे ही मीटिंग में अप्रूवल आ गया, मेजोरिटी नंबर होल्डिंग 3/4 ऑफ वैल्यू, एनसीएलटी को सबमिट कर दो। एनसीएलटी देखेगा कि किसी के पास से कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो सैंक्शन ऑर्डर देगा। सैंक्शन ऑर्डर में कुछ डिटेल्स हो सकती है, और इसके अलावा गाइस ये जो ऑर्डर आया आप आरओसी को फाइल कर दो। सेक्शन नंबर 230 हो गया खत्म। अब जैसे ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होने लग गया, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जितना भी बोला है कि चलो 100 रुपये की जगह पे 80 रुपये दो, तो कंपनी ने एक्चुअली पेमेंट करना चाहिए। तो कंपनी पेमेंट करेगी नहीं करेगी ये देखने का काम किसका है, सेक्शन नंबर 231 बोलता है कि एनसीएलटी खुद सुपरवाइज करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, कि आप स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इनके सही से पाया गया कि आप स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से, एनसीएलटी डायरेक्शन दे सकता है कि मेरे मतलब अपनी ऑर्डर को मॉडिफाई चेंज भी कर सकता है। बट फिर भी अगर तुम सुधर नहीं रहे हो, तुम पेमेंट नहीं दे रहे हो, बेटा एनसीएलटी सीधा क्या करेगा, तुम्हारी कंपनी को वाइंड अप करा देगा। बच्चों जल्दी बताओ, सेक्शन 230 एंड 231 आपको अच्छे से समझ में आया? अरे हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब आया गया आपका सेक्शन नंबर 232 जो बोलता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इन द नेचर ऑफ व्हाट, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। सर मर्जर अमलगमेशन दो सिचुएशन बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी 1 एंड देयर इज अ कंपनी 2। कंपनी 1 का अस्तित्व खत्म हो रहा है और वो कंपनी 2 में जाके लुप्त हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, मतलब मर्ज इनटू वन कंपनी, मर्ज इनटू अनदर कंपनी, और ये कंपनी का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म। डोंट यू थिंक इस कंपनी की जो भी एसेट है और लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, नील बट्टा नील, या वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगी? दूसरे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, दादाजी वगैरह समझो, वो चले गए, जो उनकी प्रॉपर्टी है क्या ना, से वो उनके वारिस को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ऑफ कोर्स। तो उसी तरीके से इस कंपनी के सारे प्रॉपर्टी एसेट क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं किसी और कंपनी में। दूसरा केस क्या है, तो इस कंपनी को बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी, इसको बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, जिसमें आप लुप्त हो रहे हो। दूसरा आया डीमर्जर, द सिंगल कंपनी डीमर्ज इनटू मल्टीपल कंपनी, मतलब एक ही कंपनी है, आपने उसको डिवाइड कर दिया बिजनेस ऑपरेशन के हिसाब से, कंपनी 1 कंपनी 2, मतलब ये जो कंपनी थी ना आपने इसको डिमर्ज कर दिया, 3 4 5, तो एक ही कंपनी के मल्टीपल कंपनी। डोंट यू थिंक इसकी कुछ एसेट प्रॉपर्टी इस कंपनी में जाएगी, लाइबिलिटी, कुछ एसेट लाइबिलिटी इस कंपनी में, और कुछ एसेट एंड लाइबिलिटी इस कंपनी में, ठीक है। सेक्शन नंबर 232 बोलता है कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में आ रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन है सेक्शन 230 में जा रहा है ना, सेक्शन 230 में नहीं जाते हुए किस सेक्शन में जाएगा, 232। और सर कॉन्ग्रेचुलेशन, पूरा प्रोसीजर सेम है। देखो एप्लीकेशन देना है, उसके बाद में मीटिंग बुलाई जाएगी, अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूवल के बाद में सैंक्शन आएगा और सैंक्शन को आरओसी के साथ फाइल करो। तो सर फर्क क्या है, छोटा सा फर्क है क्या, जब हमने यहाँ पे बातें बोली थी कि हम लोग इसके अंदर क्या बताएंगे, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट हमारा, इसके इम्पैक्ट क्या होने वाले डायरेक्टर की मैनेजर पर्सन के ऊपर, ऑर्डर डिटेल्स, इसके अलावा कुछ डिटेल एडिशनल बतानी पड़ेगी। सर क्या एडिशनल डिटेल, ध्यान दो। अब ये डिटेल देखो, आपको ड्राफ्ट स्कीम ऑफ जो अडॉप्ट किया है डायरेक्टर ने, ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा कंफर्मेशन ऑफ द स्कीम, कि तुमने ये जो स्कीम है किसको फाइल कर दिया है, आरओसी को फाइल कर दिया है, ठीक है पहले। इसके अलावा आपको एक डेटा पॉइंट करनी पड़ती है, अपॉइंटिंग डेट। बेटा ये अपॉइंटिंग डेट क्या होती है, किस दिन ये जो प्रॉपर्टी एसेट एंड लाइबिलिटी ट्रांसफर होने वाली है, इस दिन को बोलते हैं अपॉइंटिंग डेट, जिस दिन हमारी एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होने वाली है। सर ये डेट कौन डिसाइड करेगा, कंपनी खुद डिसाइड करेगी, कंपनी नहीं कर रही तो फिर एनसीएलटी डिसाइड करेगी। और बेटा ये पास्ट डेट भी हो सकती है, या ये प्रेजेंट डेट भी हो सकती है, ये फ्यूचर डेट भी हो सकती है, या फिर ये किसी इवेंट पे भी बेस हो सकती है कि भाई जिस दिन एनसीएलटी अप्रूव करेगा उस दिन हमारी प्रॉपर्टी एसेट एंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये कोई भी हो सकती है। अब सोचो एनसीएलटी क्या बुला रहा है, मीटिंग बुलाएगा। अगर मीटिंग का डेट है मानो 30 अक्टूबर 2025, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बने थे, 31 मार्च 2025। डोंट यू थिंक इसके बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा है? ऑफकोर्स 6 महीने से ज़्यादा है, 30 डेज एक्स्ट्रा है। तो बोलते एक काम करो, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट पुराने हो गए ना, अब आपको नए न्यू सप्लीमेंट अकाउंट अटैच करने पड़ेंगे, मतलब सप्लीमेंट्री अकाउंट आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर मीटिंग का गैप और तुम्हारा अकाउंट जिस दिन फाइनल हुआ उसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा का गैप है, तो कैसे समझ में आया? तो पहला बात क्या बोला है, ड्राफ्ट स्कीम भी बताओ, इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आरओसी के साथ में फाइल किया है, और सप्लीमेंट्री अकाउंट अटैच करो, और अपॉइंटेड डेट के बारे में बताओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है,
अब एनसीएलटी जब स्कीम को सैंक्शन करेगा वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा? किस तरीके से एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर होगी ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अब देखो क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। डोंट यू थिंक इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है ये तो नाराज हो जाएंगे, यार हमारी कंपनी का क्या हो गया, खत्म हो गया, हमारी कंपनी मर गई। बेटा इनकी कंपनी इस कंपनी में मर्ज हो गई ना, अब ये कंपनी अपने शेयर देगी किसको? इस कंपनी को। समझ में आ रहा है? तो शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी के क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। और अगर गलती से ऐसा होगा कि ट्रांसफरर कंपनी ने भी ट्रांसफरी कंपनी के कुछ शेयर लिए थे 10%, तो क्या खुद को खुद के शेयर दे सकती है? बेटा कोई भी व्यक्ति खुद का नहीं ले सकता है क्या शेयर? शेयर सेक्शन नंबर 67 बोलता है कंपनी आप खुद के शेयर परचेस नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? क्या? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय ट्रांसफर कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी एक्सेप्ट जो खुद ने शेयर होल्ड किए थे। इसके अलावा ट्रांसफर कंपनी तो मर गई, उसके ऊपर कोई केसेस चालू थे, अब वो ट्रांसफरी कंपनी में चल जाएंगे। ट्रांसफर कंपनी मर गई मतलब डिसॉल्व हो गई है बिना वाइंडिंग अप के प्रोसेस के। वाइंडिंग अप क्या होता है? एसेट को सेल करो, लाइबिलिटी को पे करो, फिर वाइंड अप होगी। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं हुआ, एसेट लाइबिलिटी सीधा ट्रांसफर हो गया। इसके अलावा अगर मानो जो ट्रांसफरर कंपनी है, मतलब जो कंपनी मेरे में लूप हो रही है, उसके अंदर लूप है ना, उसके अंदर कोई एनआरआई था, नॉन रेसिडेंट इंडिया वाला था, अब उसको मेरे कंपनी के शेयर मिलेंगे ना, तो फेमा के गाइडलाइन को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये समझ में आया? वी नीड टू फॉलो व्हाट? फेमा का गाइडलाइन। जस्ट होल्ड ऑन, वी नीड टू फॉलो फेमा का गाइडलाइन। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट सर, जो ट्रांसफरर कंपनी वो लिस्टेड कंपनी थी और ट्रांसफरी कंपनी अनलिस्टेड है, मतलब जो कंपनी मर्ज हो रही है वो लिस्टेड थी और जिसमें मर्ज हो रही है वो क्या है? अनलिस्टेड है। तो क्वेश्चन ये आया, जो ये लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में मर्ज होगी तो क्या ये कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्ट हो जाएगी? आंसर इज नो। ठीक है, तो यहाँ पर इट रिमेन अनलिस्टेड ओनली। और उसके बाद में गए, अब देखो क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। ट्रांसफरर कंपनी का कैपिटल था 10 लाख रुपए और ट्रांसफरी कंपनी का कैपिटल था 10 लाख रुपए, लेकिन इसके 10 लाख इसके शेयर होल्डर ने ले लिए हैं। अब ये कंपनी इनके शेयर होल्डर को भी तो शेयर देंगी ना, लेकिन इनका कैपिटल तो खत्म हो गया है 10 लाख का, तो बोलते इनको अपना एथोराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। बट एथोराइज कैपिटल जब भी बढ़ाते हो तो उस पर लगता है स्टैम्प ड्यूटी। अब ये स्टैम्प ड्यूटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना है? क्योंकि बेटा इन लोगों ने अपने स्टैम्प ड्यूटी तो ऑलरेडी पे करके रखा है ना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल ऑर्डर कैसे समझ में आया? ट्रांसफर एसेट लाइबिलिटी, दूसरा अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एक्सेप्ट जो खुद के शेयर है वो छोड़ के। लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी न्यू कंपनी में, डिसोल्यूशन हो जाएगा ट्रांसफर कंपनी का विदाउट वाइंडिंग अप। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर शेयर होल्डर होगा तो उसको फेमा की गाइडलाइन फॉलो करना। ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ मतलब लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड में मर्ज हो रही है तो वो जो अनलिस्टेड कंपनी वो ऑटोमेटिकली लिस्टेड नहीं हो जाती और स्टैम्प ड्यूटी का सेट ऑफ मिलेगा जब ट्रांसफरी कंपनी अपने अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द ट्रांसफरर कंपनी। समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बहुत इजी यार, कुछ नहीं, अब हो गया चैप्टर हो गया, समझ के चलो। अब बोल रहे फास्ट ट्रैक मर्जर। फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब क्या? वैसे तो तुमको मर्जर करना है तो तुम जाओगे सेक्शन नंबर 232 के अंदर, ठीक है, लेकिन अब फास्ट ट्रैक मर्जर इसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, साल साल मैंने काम किया है, मैं आपको बताऊँ क्या। पहले तो तुमको प्रिंटर वाला बनना पड़ता है, मतलब इतने प्रिंट इतने प्रिंट इतने प्रिंट निकालने पड़ते हैं ना गाइस, यू वॉन्ट बिलीव, है ना। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब शुरू किया, मर्जर हो गया, खत्म हो गया, इतनी जल्दी होना चाहिए। तो बोले ऐसा कौन कर सकता है? अगर दो स्टार्टअप कंपनी एक दूसरे में मर्ज होना चाहती है, स्मॉल कंपनी के साथ में मर्ज होना चाहती है, एक स्टार्टअप कंपनी स्मॉल कंपनी के साथ में मर्ज होना चाहती है, या फिर होल्डिंग कंपनी अपनी होल्डी ओन सब्सिडरी में मर्ज होना चाहती है, या होल्डी ओन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में मर्ज होना चाहती है, कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ट्रांसफरर प्लस ट्रांसफरी कंपनी आप नोटिस दे दोगे किसको? इस बार ध्यान देना, इस बार आप नोटिस दे रहे हो किसको? आरओसी को, ना कि एनसीएलटी को। आरओसी को नोटिस दे रहे हो, प्लस आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी आप नोटिस दे रहे हो, और साथ में एक डिक्लेरेशन दे रहे हो, दैट इज योर स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी। ये समझ में आ रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये बात पापा के पास ले जाना पॉसिबल नहीं है, मम्मी मैं आपको बता रही हूँ। समझ में आ रहा है guys? अब बेटा मम्मी बोलेगी ये तरीका सही नहीं है, ठीक है, तो अगर मम्मी को ऑब्जेक्शन लेना है तो मम्मी कितने दिन में ऑब्जेक्शन लेगी? 30 दिन में। फिर उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन चेंज करो, मॉडिफाई करो, ठीक है। जैसे आपने अपना डिसीजन चेंज किया, अब आप अप्रूवल ले लो। अगर मानो शेयर होल्डर का अप्रूवल, मेंबर का अप्रूवल कितने का? 90% और मोर जिनके पास शेयर है उनका अप्रूवल लो वैल्यू में। और अगर क्रेडिटर का अप्रूवल चाहिए ना, तो मेजोरिटी नंबर होल्डिंग 90% शेयर, यहाँ पे 3/4 नहीं लिखा है, 90% वैल्यू ऑफ डेट है ना,
इनका अप्रूवल आ गया। अब जो अप्रूवल आ गया ये किसको बता दो, आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को। पहले तुमने सिर्फ बोला था हम ऐसे कर रहे हैं, अब तुम बोल रहे हो हमने ये कर दिया, अप्रूवल आ चुका है। और यही बात पप्पा को बता दो, मतलब सीजी को, सीजी ने अपनी पावर आरडी को दे दी। अब आरओसी को बुरा लगा मम्मी को, मम्मी बोलती मैंने इनको समझाया था, तो मम्मी ऑब्जेक्शन ले सकती है कितने दिन में, 30 दिन के अंदर मम्मी ऑब्जेक्शन ले सकती है। आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन टेक ऑब्जेक्शन विद इन 30 डेज। अब मानो आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या ले लिया, ऑब्जेक्शन। बड़ा सीजी सोचता है सही किया नहीं किया, क्योंकि बीवी का भी सुनना पड़ता है। तो देखेगा क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में था इनका जो फास्ट ट्रैक मर्जर हुआ, या क्या ये क्रेडिटर के इंटरेस्ट में था या नहीं था। अगर इनको लगता है हाँ, तो फिर ये स्कीम को अप्रूव कर देंगे। इनको लगता है ना, बेटा ये भेज देंगे मैटर को कहाँ पे, एनसीएलटी के पास 60 डेज के अंदर। और एनसीएलटी बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्शन है फालतू है, तुम्हारा फर्जी है, इनवैलिड ऑब्जेक्शन, तो वो भी स्कीम को कंफर्म कर लेगा। और अगर उसको लगता है हाँ ऑब्जेक्शन सही है, ये फास्ट ट्रैक मर्जर है ना, क्यों कर रहे हैं इसका कारण समझ में आया है ना, वैलिड ऑब्जेक्शन, तो बेटा वो आपको बोलेगा फॉलो सेक्शन नंबर 232। मतलब वो बड़ा वाला प्रोसीजर है ना, ये वाला, ये वाला, ये बड़ा वाला प्रोसीजर आपको फॉलो करने को बोलेगा। बेटा कभी भी ध्यान देना, कंपनी आप फास्ट ट्रैक मर्जर में जाओ ही मत। क्यों, अगर गलती से तुम्हारे अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा और ये मैटर एनसीएलटी को, यहाँ पर एनसीएलटी को एक बार रेफर हो गया ना गलती से भी, कि जाओ मेन वाला आप क्या करो, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अब इसके बाद में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना इतना इजी नहीं रहा। क्यों, क्योंकि अब एनसीएलटी तुमको शक की निगाहों से देखेगा, वो जल्दी सैंक्शन नहीं होने देगा स्कीम। इसलिए सीधा जाते वक्त ही कहाँ पे जाओ, लॉन्ग रूट के थ्रू, शॉर्टकट इज नॉट द बेस्ट रूट। तो अपन जाएंगे कैसे, लॉन्ग रूट के हिसाब से। तो सर अगर शॉर्टकट रूट से अप्रूवल आ गया, बस ये अप्रूवल किसको दे दो, आरओसी। आरओसी कौन सा, ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी, बेटा ट्रांसफरी कंपनी के आरओसी को दे दो, वो इन्फॉर्म कर देगा ट्रांसफर कंपनी प्लस ट्रांसफरी कंपनी को, और ट्रांसफरी कंपनी को डिसॉल्व करेगा विदाउट वाइंडिंग अप। क्या समझ में आया, जल्दी बताओ। सेक्शन नंबर 233, ठीक है। अब तो इसके बाद में कुछ ही नहीं है। अगर इंडिया की कंपनी को इंडिया के बाहर के कंपनी के साथ में मर्ज होना है, या इंडिया के बाहर की कंपनी को इंडिया के कंपनी के साथ में मर्ज होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ओनली प्रॉब्लम आरबीआई का अप्रूवल लेना, फेमा का कंप्लाई कर देना, और टर्म्स एंड कंडीशन में स्कीम में ये बता देना कि तुम सामने वाले को कैसे पेमेंट करोगे, कैश में करोगे, सिक्योरिटी रिसिप्ट, डिपॉजिट रिसिप्ट क्या देने वाले हो। समझ में आएगा, यस और नो। और ये जो देखो ये है इंडिया, इंडिया की कंपनी इंडिया के बाहर की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी, सर दोनों में फर्क क्या है। जैसे अमेजोन इंडिया के बाहर बनी, लेकिन इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो है फॉरेन कंपनी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टेस्ला, टेस्ला इंडिया के बाहर बनी, लेकिन इंडिया में कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो है जस्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। तो एवरी फॉरेन कंपनी से कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज हर एक कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना जरूरी नहीं है। गाइस बताओ क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, खत्म होने में आ गया गाइस ये चैप्टर। देखो सेक्शन 230 हमने एक प्रोसीजर पढ़ लिया पूरा का पूरा। जैसे ही हम लोगों ने सेक्शन नंबर 230 पढ़ लिया गाइस, इसके अलावा हम लोगों के पास क्या आ गया, सेक्शन नंबर 231 सुपरवाइज करो। टू मर्जर अमलगमेशन के केस में 2 ऑर्डर एक्स्ट्रा है। फास्ट ट्रैक मर्जर हमने देख लिया, यहाँ पे 2 लोगों को बताएंगे, बाद में मन माली मर्जिंग। फिर हमने देख लिया क्रॉस बॉर्डर मर्जर। अब बेटा सुनो, क्या सीजी के पास इतनी पावर है वो दो कंपनी की शादी करा दे। कभी कभी ऐसा होता है, पुराने जमाने में अपने को बिना पूछे अपनी शादी सही पे तय कर देते थे अपने घर वाले, वैसे है ना। तो ऐसा कब हो सकता है, जब बच्चे के हित में है, जब बच्चे के हित में है ना। और क्या बोल, चलो आ जाओ बता देता हूँ, है ना। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है, गवर्नमेंट को लगता है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो अमलगमेट वन कंपनी विद अनदर कंपनी, वो सीधा क्या करेगा, कुंडली लाके तुम्हारे सामने दे देगा, मतलब ड्राफ्ट ऑर्डर ऑफ अमलगमेशन दे देगा। किसको, ऑफिशियल गैजेट, प्लस वो इन्फॉर्म करेगा कंपनी को। अब कंपनी को लगता है अरे ये व्यक्ति सही नहीं है, तुमको लग रहा है वो अच्छा है, लेकिन वो व्यक्ति सही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, क्या तुम ऑब्जेक्शन ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। कंडीशन, ऑब्जेक्शन किस बात पे ले सकते हो, सुनो। जो ट्रांसफर, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, मतलब अनदर कंपनी, ठीक है, जितना राइट आपको अपने घर में उतना ही राइट उनके घर में भी मिलना चाहिए। लेकिन मानो वो बोलते हैं हमारे यहाँ पे लड़कियों को हम ज़्यादा सुनते नहीं, मतलब तो बोलते हैं सीजी आपको क्या देगा, राइट नॉट सेम। अगर राइट सेम नहीं है तो कॉम्पनसेशन इन ल्यू ऑफ द लेसर राइट, तो सीजी आपको बोलेगा चलो, क्योंकि आपको नए कंपनी में क्या मिलने वाला है, कम राइट मिलने वाला है, हम आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एग्रीड पर्सन को क्या है, कोई पर्सन एग्री है, खुश नहीं है एससीजी के डिसीजन से कि हमारी शादी कहीं पे करा रहे हो, उसको लगता है ये जो कॉम्पनसेशन दे रहे हो ये कम है, तो वो क्या करेगा बेटा, 30 डेज के अंदर एनसीएलटी के पास जाएगा। और उसको लगता है कि कॉम्पनसेशन तो सही है, या कॉम्पनसेशन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि सेम राइट है, बट यू आर नॉट हैप्पी विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अमलगमेशन, क्योंकि आपके पास क्या आ गया,
ड्राफ्ट स्कीम आ गया ना, योर ना, तो आप करो, सीजी के पास जाना पड़ेगा कितने दिन में, 2 मंथ। ध्यान देना, कॉम्पनसेशन अमाउंट से खुश नहीं हो तो 30 डेज में एनसीएलटी के पास, कॉम्पनसेशन से खुश है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन से खुश नहीं है तो सीजी के पास कितने समय के अंदर, 2 महीने के बाद। फिर बेटा सीजी उसके बाद में अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा आपकी बात को सुन के, और जो ऑर्डर उसने पास कर दिया वो पार्लियामेंट के सामने रखो, आरओसी को नहीं बोला है मैंने, पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर सीजी ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है अमलगमेशन का। गाइस समझ में आया? तो यहाँ पे 237 हो गया सर, 239 और 240 सीएमए फाइनल में नहीं है, बाकी ये सीए और सीएस में होता है। तो इसमें क्या बोला है बेटा, एक कंपनी आपके कंपनी में आके मर्ज हो रही है, ठीक है, तो अब इसके बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह जो है इसको अपन डायरेक्ट खत्म कर देंगे क्या? नहीं, ये करने के पहले आपको ऑर्डर लेनी पड़ेगी अथॉरिटी की, सीजी की, और सीजी भी डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा, सीजी भी पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा और उसके बाद में ऑर्डर देगा कि हाँ डिस्पोज कर दो तो डिस्पोज कर दो। दूसरा, भले ही ट्रांसफर एक कंपनी दूसरे कंपनी में क्या होगी, मर्ज हो गए, इस कंपनी ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया था, है ना, तो बोले ये कंपनी तो मर गई तो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंपनी के ऊपर कंपलसरी आ जाता है। मतलब जो डायरेक्टर होता है ना उनकी लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती जस्ट बिकॉज वो कंपनी क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है विदाउट वाइंडिंग अप। तो लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इवन आफ्टर ट्रांसफर कंपनी क्या हो गई, मर्ज इनटू ट्रांसफरी कंपनी। गाइस मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया बहुत अच्छे से? अरे हाँ या ना? चलो सर, अब लास्ट पार्ट आ रहा है इस चैप्टर का, और इसी के साथ में ये अपना हो गया पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त, है ना। चलो, क्या बोलता है ये, यहाँ पर आ रहा है पावर टू एक्वायर शेयर ऑफ द डिसेंडिंग शेयर होल्डर। बेटा सेक्शन नंबर जो 235 है ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। और नीचे एक सेक्शन पढ़ेंगे 233 236, ये होता है मैंडेटरी। बच्चे दोनों में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको दोनों को बहुत लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान दो, अगर आपको कोई अच्छा लगा जीवन में तो आप उसके घर पे प्रपोजल डालोगे कि नहीं डालोगे कि मैं इसको ज़िंदगी भर अपना बनाना चाहता हूँ, एक्वायर करना चाहता हूँ? बोले हाँ। तो देखो क्या हुआ, एक कंपनी है, उसको उसको क्या लगता है कि मेरे को दूसरी कंपनी के शेयर परचेस करना है ना, तो वो नोटिस दे सकती है आई एम विलिंग टू परचेज द शेयर ऑफ अनदर कंपनी। तो मेंबर ऑफ अनदर कंपनी को आपने ऑफर दिया कि मेरे को आपके शेयर परचेस करना है। अगर आपने ऑफर दिया और 4 महीने के अंदर 90% शेयर आपने एक्वायर कर लिए, सर 90% कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान के चलो मेरे कंपनी उस कंपनी के 10,000 शेयर है, जिसमें से मेरे पास 4,000 शेयर ऑलरेडी है, तो ये माइनस कर दो, कितना बच गया? 6,000 शेयर। बेटा 6,000 शेयर के 90% कितने आ जाएंगे बताओ? 5,400। मतलब 6,000 में से आपने और 5,400 अपने पास एक्वायर कर लिए, 4 तो किए थे, और 90% एक्वायर कर लिए, जितने भी आपके पास नहीं उसमें से, ठीक है। कितने महीने के अंदर? 4 महीने के अंदर। इन दैट केस अगले 2 महीने में उस कंपनी के जो बाकी के शेयर होल्डर है ना, तो बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी आप नोटिस दे सकते हो उनके बाकी के सारे शेयर होल्डर या सिलेक्टेड शेयर होल्डर। चलो, तुम जो 10% बाकी हो, तुम में से ना मेरे को 5% के शेयर लेना है, 6% के शेयर, तो एनी शेयर होल्डर और ऑल शेयर होल्डर, सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं, डिसेंडिंग शेयर होल्डर को आपको ऑफर दे सकते हो, ऑप्शन है, कंपलसरी नहीं है। सर ये कंपलसरी एक्विजिशन क्या लिखा है? अगर तुमने बोला हम आपके शेयर लेना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा, आप बाद में मना नहीं कर सकते। मतलब एक बार आगे बढ़े तो स्टेप बैक नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप फॉरवर्ड करना या नहीं करना ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑफर किया बेटा, विद इन 1 मंथ अगर इनको सही नहीं लग रहा है यार हमारे ज़बरदस्ती शेयर ले रहे हैं, ये लोग कहाँ पर अपील कर देंगे? एनसीएलटी में अपील कर देंगे। समझ में आ रहा है गेस? और मान के चलो, एक तो इन्होंने एनसीएलटी में अपील किया ही नहीं, या एनसीएलटी में अपील करके फायदा नहीं हुआ, मतलब डिसीजन कंपनी के फेवर में आया, अरे दे दे बोले उसको शेयर, है ना। सो इन दैट केस जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब ये जो कंपनी जिसके आप शेयर लेना चाहते हो ना, ये क्या करेगी, ये सीधा सीधा आपको, सॉरी, जो ट्रांसफरर कंपनी थी यहाँ पे, हाँ ट्रांसफरी कंपनी जो मतलब जो आपके शेयर ले रही है, वह SH4 शेयर ट्रांसफर डीड आपको देगी, शेयर सर्टिफिकेट दे देगी, कंसिडरेशन दे देगी, और बेटा ये जो ट्रांसफर कंपनी है अपने शेयर्स आपको दे देगी। वो जो आपने ऑफर किया ना कि 90% तो आगे मेरे को 10 लोगों के और शेयर चाहिए, हाँ, रजिस्टर कर देगी ट्रांसफर आपके नाम में, इंटीमेट कर देगी मेंबर को, और ये जो पैसा आपने दिया वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा एज अ ट्रस्ट, जब भी वो मेंबर मांगेगा उसको दे देंगे। कैसे समझ में आया पूरा प्रोसीजर? यहाँ पर क्या आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो जिससे शादी करना चाहते हो करो, 4 महीने में अगर वो मान गई आपसे 90% तो हाँ होगी, बाकी 10% को मनाने की आपकी जिम्मेदारी, मनाना है तो बनाओ, नहीं तो भगा के ले जाओ, ठीक है।
जैसे ही आपने बोला विद इन 1 मंथ अगर नाराज है तो अपील करेंगे, अपील करके फ़ायदा नहीं हुआ, फेवर में डिसीजन नहीं आया, तो आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये समझ में आया? सेक्शन नंबर 235 हमारा हो चुका है। अब आया हमारे पास कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 236। 236 और ये चैप्टर हो गया खत्म। क्या बोलता है? परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर। मान के चलो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ऊपर के केस में क्या था, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर ले रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे मानो सतीश भाईटी ने किसी कंपनी के 90% शेयर ले लिए, या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने टाटा कंसल्टेंसी के 90% शेयर ले लिए। ये समझ में आ रहा है? एक तो इंडिविजुअल ने या किसी कंपनी ने आपके 90% शेयर ले लिए हैं, बेटा जो रिमेनिंग 10% है ना, इनके कंपलसरी मुझे शेयर लेने पड़ेंगे, मुझे इनको कंपलसरी ऑफर देना पड़ेगा। तो इफ यू बिकम अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ 90% और मोर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, तो ये जो एक्वायरर है शाल मतलब मैंडेटरी नोटिस देगा इंटेंशन टू बाय रिमेनिंग इक्विटी शेयर। अब वो किसको दे रहा है? कंपनी को बोल रहा है कि मेरे को तेरे बाकी के शेयर भी चाहिए। कंपनी आगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को बोल रहे हैं आपके शेयर दे दो, किस प्राइस पे? उस प्राइस पे जो रजिस्टर वैल्यूअर ने फाइनल किए। अब सर सुनो ना, रजिस्टर वैल्यूअर ने प्राइस फाइनल किए तो बोलते हैं ये जो एक्वायर कंपनी ना या एक्वायर इंडिविजुअल जो है ये डिपॉजिट कर देगा वो पैसा किसके साथ में? बैंक के साथ में। आप 60 डेज में ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पे कर देना। अगर सर वो शेयर होल्डर 60 डेज में नहीं आए तो 1 साल तक कंपनी के पास है वो पैसा, कंपनी जैसे जब भी आए उसको पैसा दे देना, ठीक है। चलो इसके अलावा एक्वायरर जो है मतलब जो आपकी कंपनी के शेयर परचेस कर रहा है, जरूरी नहीं कि ये तो ऑफर देगा, लेकिन ये ऑफर देने के पहले खुद माइनॉरिटी शेयर होल्डर आके भी बोल सकते हैं अरे यार तूने इतने सारे शेयर ले लिए, हमको नहीं रहना इस कंपनी में, ले तेरे बाकी के शेयर भी। तो ये भी वॉलेंटरीली ऑफर कर सकते हैं इनके शेयर किसको? एक्वायरर को। अब आगे क्या बोला है? इन केस ऑफ फिजिकल शेयर। अब देखो क्योंकि कंपनी ने बोला आपके शेयर ला के दो, वो कंपलसरी किसको देने? एक्वायरर को। अगर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर लाकर ही नहीं दे रहे फिजिकल शेयर, बेटा ये क्या करेंगे? इनके शेयर को कर देगा कैंसिल, इसको इश्यू कर देगा न्यू शेयर। तो कैंसलेशन ऑफ द शेयर एंड इश्यू न्यू शेयर। ये समझ में आया? और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, मान के चलो मैंने कितने शेयर एक्वायर कर लिए? 90% शेयर मैंने एक्वायर कर लिए। कितने परसेंट एक्वायर करने बाकी थे? मान के चलो मैंने 95% एक्वायर कर लिए थे, ठीक है। 95% एक्वायर कर लिए, 5% एक्वायर करने बाकी है। इस 5% में से अगर 75% मतलब मानो 100 लोग थे 5% में, इसमें से 75 लोगों ने मेरे पास आया सुनो ना आप जो पैसा दे रहे हो ना वो ज़्यादा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो ना। तो मैंने बोला हाँ चलेगा, मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। बेटा ये जो इनको मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया ये सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, ये इनको भी प्लस जो 25% जो आए नहीं मेरे सामने पैसे मांगने के लिए, इनको भी ये पैसा जो एक्स्ट्रा मिला ना ये दोनों में प्रोपोर्शनेटली बटेगा। देखो देखो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो आउट ऑफ विच 75% ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो रिसीव किया है, एनी एडिशनल कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं वो लोग, तो ऐसे केस में इट शैल बी शेयर बिटवीन द ऑल माइनॉरिटी शेयर होल्डर नॉट ओनली दो जो एक्स्ट्रा मांग रहा है। गाइस यहाँ पर आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन। अब मैं एक बार इसको फाइनल रिवीजन देता हूँ, तुमको ध्यान देना मेरे साथ में, पूरा चैप्टर लर्न करा दूंगा। तो सबसे पहले सेक्शन 230 क्या बोलता है? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का कौन लेके जा सकता है? कंपनी मेंबर, क्रेडिटर, लिक्विडेटर। साथ में 3 बातें, मटेरियल फैक्ट बता दो, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट रिपोर्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रिक्टिंग स्कीम अगर होगा तो 75% लोगों ने हाँ करना चाहिए। नोटिस बेटा खबर छपवा दो अखबार में, है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे, वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे, और कुछ बेसिक डिटेल बता दो। मीटिंग में अगर मेजोरिटी नंबर 3/4 ऑफ वैल्यू ने एक्सेप्ट कर लिया तो कहाँ पे दे दो? एनसीएलटी को। एनसीएलटी देखेगा कुछ ऑब्जेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो सैंक्शन करेगा, सैंक्शन में कुछ ऑर्डर देगा, फाइल कर दो आरओसी के साथ। 230 खत्म हो गया। 231 एनसीएलटी सुपरवाइज करेगा, नहीं हो रहा है मॉडिफाई करेगा, नहीं तो वाइंड अप कर देगा। अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है दो कंपनी का तो यहाँ पे 2 ऑर्डर एक्स्ट्रा आएंगे। क्या? ड्राफ्ट स्कीम क्या है? आपने आरओसी के साथ में फाइल कर दिया है, जो मीटिंग का डेटा है और अकाउंट का डेटा है 6 महीने से ज़्यादा है तो सप्लीमेंट्री अकाउंट और अपॉइंटिंग डेट फाइनल करना है। मीटिंग में अप्रूव होना चाहिए गाइस। जैसे ही अप्रूव हो गया एनसीएलटी को देंगे, एनसीएलटी सैंक्शन करेगा, सैंक्शन के वक्त कुछ ट्रांसफर होगा एसेट लायबिलिटी, केसेस कंटिन्यू होंगे पुराने वाले, इसके बाद में शेयर कितने देंगे ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, ये सारी बातें आपको पास करनी है। ये हो गया। फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए क्या बोला है? आरओसी को बताओ, लिक्विडेटर को बताओ, 30 डेज में ऑब्जेक्शन लेना है तो लेंगे, फिर रेक्टिफाई करो, अप्रूवल लेकर आ जाओ, अप्रूवल लेने के बाद में आरओसी को बताओ, सीजी को बताओ। आरओसी को बताया आरओसी ऑब्जेक्शन ले सकता है 30 डेज में, और उसके बाद में सीजी को लगता है कि यार सच्ची में पब्लिक इंटरेस्ट में है
और क्रेडिटर के इंटरेस्ट में तो अप्रूव करेगा, नहीं तो एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी एक तो हाँ बोलेगा, नहीं तो 232 में लेके चल जाएगा। क्रॉस बॉर्डर इंडिया के बाहर जा रहा है तो आरबीआई को फॉलो करना, फेमा को फॉलो करना, टर्म्स एंड कंडीशन में पेमेंट की बातें बता देना। 237 की कंपनी सीजी चाहे तो आपको क्या बोल देगा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर लो। अगर नाराज हो कॉम्पनसेशन अमाउंट से तो 30 डेज में एनसीएलटी, या टर्म्स एंड कंडीशन से तो 2 मंथ में सीजी के पास चल जाओ। सीजी ने जो ऑर्डर पास कर दिया उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में 2 सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्ट आप ट्रांसफर कंपनी के क्लोज नहीं कर सकते, सीजी का पहले परमिशन लेना पड़ेगा और सीजी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर आपको अप्रूवल देगा। 240 भी सिलेबस में नहीं था, भले ही कंपनी मर्ज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन उसके अंदर डायरेक्टर के जो जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन वो खत्म होने वाले नहीं है, वो कंटिन्यू रहेंगे। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करना चाहता हूँ तो मैं उनको क्या दूंगा, ऑफर दूंगा। ऑफर में 4 महीने में 90% से ज़्यादा शेयर मिल गए तो अगले 2 महीने में मैं बाकी शेयर होल्डर को, सारे या किसी शेयर होल्डर को कंपल्सन कर सकता हूँ, उनके शेयर मुझे दे दो। खुश नहीं है तो 1 महीने में एनसीएलटी के पास चल जाओ। एनसीएलटी ने अगर उनके फेवर में ऑर्डर नहीं दिया तो बेटा शेयर मेरे नाम में ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैंने किसी कंपनी के 90% शेयर एक्वायर कर ही लिए तो आप दूर क्यों रहना, आप तो चिपक जाओ। चिपक जाओ मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है ना, उसको मैं बोलूँगा आपके शेयर मुझे दे दो। मैं नोटिस दिया कंपनी को, कंपनी देगी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। माइनॉरिटी शेयर होल्डर खुद भी अपने शेयर दे सकता है। अगर खुश ऐसे वाले केस में नहीं उसने अपने शेयर ला के दिए तो शेयर बेटा कंपनी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर देगी। और किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मैंने एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दिया तो वो सिर्फ उसको नहीं, वो सब में बटेगा। दैट्स इट, विद दिस वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर। कौन सा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम लोगों के एफर्ट भी आप लोगों को दिखे होंगे। सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। आपका लाइक तो बनता ही यार, बिकॉज मैं पढ़ता हूँ आप सब लोगों की एक एक कमेंट। याद करो तुम, मैं आता हूँ बार बार वीडियो पे देखने के लिए, यार किसने अप्रिशिएट किया नहीं किया इतने एफर्ट जो मैंने लिए। आपको क्या लगता है जो नोट्स मैंने पढ़ाया आधे घंटे में, ये नोट्स बनाने के लिए, इस तरीके से लिखने के लिए मेरे को 2.5-3 घंटा लगा बच्चे। मैं आपको फ्री में ये नोट्स दे रहा हूँ, तो डोंट यू थिंक आपका भी कुछ काम बनता है? तो मेक श्योर कमेंट तो जरूर करना यार, है ना। चलो थैंक यू सो मच सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।